नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 68% बच्चे में खून की कमी। झारखंड में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 68% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं, यानी इन बच्चे के शरीर में खून का स्तर 11 ग्राम से कम है। NFHS 5 के अनुसार इन बच्चे में 31.9% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर में खून का स्तर 10 से लेकर 11, जबकि 34.3% बच्चे में 7 से 10 एवं 1.2% बच्चे में तो खून का स्तर 7 ग्राम से भी कम है। बावजूद इसके राज्य में एनीमिया नियंत्रण के लिए चलाए जाने वाला IFA संपूर्ण अभियान की स्थिति लचर है। इसका खुलासा जिलों में संचालित एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के परफॉर्मेंस इंडेक्स पर आधारित स्कोर कार्ड से हुआ है। बता दें कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत क्वार्टरली अभियान चलाकर 5 समूहों को IFA की खुराक दी जाती है। इन समूहों में 5 साल तक के बच्चे, 5 से लेकर 9 साल तक के बच्चे और 10 से लेकर 19 साल तक के किशोर, गर्भवती महिलाएं एवं धात्री महिलाएं शामिल हैं। सरकार की ओर से अभियान चलाकर सभी को IFA की खुराक हर क्वार्टर में दी जानी है। स्कोर कार्ड से पता चला है कि बीते साल जून से दिसंबर तक के 2 क्वार्टर में 6 माह से 5 साल तक के लगभग 63% बच्चों को और 5 से 9 साल तक के 67% बच्चों को और 10 से 19 साल के लगभग 83% किशोर और 98% गर्भवती महिलाएं एवं 65% धात्री महिलाओं को ही IFA की खुराक दी गई है। झारखंड मौसम आज से चलेगी लू। झारखंड में गर्मी भीषण रूप लेने लगी है। संताल के जिलों को छोड़कर कई जिलों में आग बरस रही है। पलामू और कोल्हान प्रमंडल में गर्मी सितम ढाने लगी है। 6 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इसमें 2 जिले का तापमान 43 डिग्री को भी पार कर चुकी है। रविवार को पलामू का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री दर्ज किया गया। अन्य शहरों में भी भीषण गर्मी तेजी से बढ़ रही है। असामान्य रूप से तापमान बढ़ने से शहर के साथ साथ अन्य वातावरण भी प्रभावित हैं। वहीं वहां के जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मौसम विभाग राज्य के आधे हिस्से में सोमवार से 2 दिन तक लू चलने की चेतावनी पहले ही जारी कर चुका है। लू से प्रभावित होने वाले जिले में पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां शामिल हैं। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि के आसार भी हैं। झारखंड के प्रमुख शहरों में बसेंगी सैटेलाइट टाउनशिप। राज्य के शहरी क्षेत्र में बढ़ते जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करने और नागरिकों को बेहतर आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक कड़ी पहल की है। नगर विकास एवं आवासन विभाग ने राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इन टाउनशिप का निर्माण पूरी तरह से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किया जाएगा ताकि लोगों को आधुनिक सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। विभागीय जानकारी के मुताबिक धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गुमला और खूंटी ऐसे शहर हैं जहां आसपास खाली भूमि चिन्हित कर नए और सुव्यवस्थित टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। योजना को धरातल पर उतारने के लिए नोडल विभाग ने संबंधित जिला प्रशासनों से समन्वय शुरू कर दिया है। सभी संबंधित जिलों को उपायुक्तों से उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर विवरण मांगा गया है। आजसू ने स्कूल के समय में बदलाव करने की मांग रखी। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए आजसू ने राज्य के सभी स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की है। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा है कि वर्तमान समय तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से छोटे बच्चों को इस भीषण गर्मी में स्कूल आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूल के समय में बदलाव किया जाना आवश्यक हो गया। उन्होंने राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूल का समय बदला जाए। बंगाल चुनाव आदिवासी अस्मिता की लड़ाई, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पश्चिम बंगाल के केसियारी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रामजीव मांडी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते हुए कहा है कि बंगाल का चुनाव आदिवासी अस्मिता, अधिकार और सम्मान की रक्षा का चुनाव है। उन्होंने भारी संख्या में मतदान कर विकास, न्याय और एकजुटता की राजनीति को मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर झारखंड की गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि जनता का उत्साह साफ बता रहा है। पश्चिम बंगाल में फिर से इस बार विकास और जनहित की जीत तय है। ममता दीदी की जीत तय है। वहीं
दांतन विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि बंगाल में सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा। शहर, कस्बा, गांव, देहात के हर दरवाजे पर बंदूक लिए लोग खड़े हैं। पहले कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन इतिहास गवाह है कि बंगाल कभी डरा नहीं है और न ही कभी डरेगा। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 23 की मौत, 6 घायल। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले के कटानारपट्टी में रविवार शाम एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 23 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, जबकि मलबे में अब भी कई श्रमिक के दबे होने की आशंका है। पुलिस ने बताया है कि हादसे के समय फैक्ट्री में 100 से अधिक श्रमिक काम कर रहे थे। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के 3 कमरे ढह गए और आसपास की कई इमारतें क्षतिग्रस्त होकर धराशायी हो गई। अधिकांश 100 बुरी तरह जल गए हैं, उनकी पहचान करना भी मुश्किल है। पुलिस ने अभी आधिकारिक कारण पता नहीं चलने की बात कही है। शिवकाशी, विरुधनगर और सत्तूर से दमकल विभाग और बचाव कर्मियों की कई टीमें मौके पर पहुंची है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और पीड़ित परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की है। मशाल जुलूस निकाल जताया आक्रोश। झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अत्याचार और हालिया जघन्य घटनाओं के विरोध में रविवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता हाथों में मशाल और पार्टी का ध्वज लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ी। वहीं अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मौके पर भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद गीता कुड़ा ने कहा है कि लगातार हो रही जघन्य घटनाएं सरकार की विफलता को दर्शाती है। मशाल जुलूस में सीपी सिंह, वरुण साहू, आरती कुजूर, के गुप्ता और शोभा यादव भी शामिल थे। चित्रपट का फिल्म फेस्टिवल 26 जून से। चित्रपट झारखंड द्वारा इस वर्ष भी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल आगामी 26, 27 एवं 28 जून को सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा। रविवार को विश्व संवाद केंद्र कांके रोड में फेस्टिवल के निदेशक नंद कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस फेस्टिवल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें केवल झारखंड में निर्मित फिल्मों को ही प्रदर्शित किया जाएगा। अन्य राज्यों से प्राप्त प्रविष्टियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को एक सशक्त और केंद्रित मंच प्रदान किया जा सके। बता दें कि फिल्में 3 प्रमुख श्रेणियों लघु फिल्म और वृत्त चित्र अधिक अवधि वाले होंगे। सभी श्रेणियों में उत्कृष्ट फिल्मों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें अंतर्गत कुल 2,70,000 की पुरस्कार राशि भी निर्धारित की गई है। आज से रिम्स में ओपीडी पंजीयन शुल्क 2 गुना। रिम्स में आने वाले मरीजों को अब ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। शासी परिषद के निर्णय के तहत 20 अप्रैल से ओपीडी पंजीकरण शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। अब मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए दोगुनी राशि चुकानी होगी। इस संबंध में रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस निर्णय का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ओपीडी शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में अस्पताल की ज़रूरतों को देखते हुए फैसला लिया गया। रिम्स प्रबंधन के अनुसार बढ़ी हुई राशि को अस्पताल के अतिरिक्त कोष में जमा किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। जेपीएससी में इतिहास रहा आसान। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को राजधानी रांची के 96 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई, जिसमें पहली पाली सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली 3 से 5 तक चली। परीक्षा केंद्र पर निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रवेश से पूर्व सभी परीक्षार्थियों की सघन जांच की गई और बिना वैध एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित संतुलित प्रश्न पूछे गए थे। प्रथम पत्र में कुल 200 अंकों के 100 प्रश्न थे। वहीं दूसरी पाली में झारखंड विशेष पर आधारित सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र के सवालों ने कई अभ्यर्थियों को परेशान किया है।
गढ़वा बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के लिए 7.97 करोड़ रुपए का बजट पास। नगर विकास एवं आवास विभाग ने गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन मल्टीपर्पल कल्चरल कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के लिए संशोधित बजट की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। परियोजना की अब कुल अनुमानित राशि 7.97 करोड़ रुपए हुई है। विभागीय जानकारी के अनुसार परियोजना की लागत में वृद्धि का मुख्य कारण भवन के मूल डिजाइन में बदलाव और इसमें विवाह भवन को जोड़ा जाना है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल की भौगोलिक स्थिति, मिट्टी की स्थिति और भवन की उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए किए गए संशोधन के कारण बजट में बढ़ोतरी आवश्यक हो गई थी। उक्त परियोजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग के तहत शुरू की गई थी। सनातन सरना में भेद नहीं विवेक। कांके चौक के निकट रविवार को सकल हिंदू समाज से आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में धर्म प्रचारक विवेक सिंह ने कहा है कि सनातन सरना और आदिवासी परंपराएं एक ही सांस्कृतिक धारा की वाहक है और इनमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी समुदाय प्रकृति, देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा करते हैं। साथ ही समाज को एकजुट रहने और विभिन्न सामाजिक चुनौतियों के प्रति सजग रहने की बात कही। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत पर्यावरण प्रमुख महेंद्र कुमार ने संघ की स्थापना और राष्ट्र निर्माण में कार्यकर्ताओं के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और स्वर्गीय आधारित जीवन और नागरिक कर्तव्य बोध को अपनाने का आह्वान किया है। चतरा में आहर में डूबने से 3 की मौत। चतरा जिले के सदर प्रखंड के भोजिया गांव स्थित बड़का आहर में डूबने से रविवार को एक मां और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। मृतक की पहचान भोजिया गांव के खीरू यादव की पत्नी 30 वर्षीय प्रभा देवी और उनकी 2 मासूम बेटियां 8 वर्षीय गीता कुमारी और 6 वर्षीय मालती कुमारी के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार प्रभा देवी अपनी 2 मासूम बेटियों गीता कुमारी और मालती के साथ रविवार को भोजिया गाँव स्थित बड़का आहर में कपड़ा धोने गई थी। इसी दौरान अचानक एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। बेटी को डूबते देख मां उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गई। उसी बीच दूसरी बेटी भी घबराकर तालाब में उतर गई, लेकिन तीनों डूब गए हैं। सारंडा के बाद नया ठिकाना तलाश रहे नक्सली। सारंडा के जंगल में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच नक्सली एक बार फिर कोल्हान के जंगल में नया ठिकाना तलाश रहे हैं। सूत्रों की माने तो कोल्हान जंगल में पिछले कई दिनों से नक्सलियों के एक दस्ते की सक्रियता देखी गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक सारंडा जंगल में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा और 80 मंडल करीब 65 नक्सलियों के साथ अलग अलग टुकड़ियों में सक्रिय है। सारंडा जंगल में नक्सलियों की सक्रियता के बाद सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई बार सुरक्षा बलों का मिसिर बेसरा दस्ते के साथ आमना सामना भी हुआ, लेकिन हर बार मिसिर बेसरा का दस्ता सुरक्षा बलों को चकमा देने में कायम रहा है। धन्यवाद।